हेलो बच्चों, आज इस थर्ड वीडियो में जो रिडॉक्स रिएक्शन की हमारी ये थर्ड पार्ट है उसमें हम बात करेंगे। हमारा ये जो वीडियो है आपने देखा, इससे पहले दो वीडियोस इसमें हो चुके हैं। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट 3 वीडियो है। इसमें बैलेंसिंग बेसिकली हम लेंगे। इस वीडियो में हम बैलेंसिंग के बारे में बात करेंगे और बैलेंसिंग में जो सबसे पहले बात करेंगे उससे पहले समझने से पहले कुछ चीज़ समझेंगे कि अगर कभी इस तरह से चीज़ें लिखी हो कि कहीं लिखा हो मर्कुरी क्लोराइड या कहीं लिखा हो फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, खूब अच्छे से जानते हैं कि ये हमारा फेरस आयन है Fe2+ और ये हमारा फेरिक आयन है Fe2+ फेरस आयन है और Fe3+ फेरिक आयन है। इसी तरह से कॉपर +1 कुपरस आयन है और कॉपर +2 कुपरिक आयन है। लेकिन ये जानिए कि इसी फेरस को Fe और रोमन नंबर में 2 लिख दिया जाए तो ये इसी को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से Fe को अगर रोमन नंबर में 3 लिख दिया जाए तो ये Fe3+ को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह कॉपर को कॉपर 1 लिख दिया जाए तो इसका मतलब ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और कॉपर +2 को अगर कॉपर में रोमन नंबर 2 लिख दिया जाए तो इसका मतलब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें और हमसे कोई कहे कि आप फेरस, आपको फॉर्मूला लिखना है और आपको फॉर्मूला लिखना है आयरन 3 सल्फेट का, आयरन 3 सल्फेट का फॉर्मूला लिखना है। मान लीजिए किसी ने लिखा तो आयरन 3 सल्फेट का जो फॉर्मूला होगा इसका मतलब Fe फेरस सल्फेट है, ये खूब अच्छे से हम जानते हैं। सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है और Fe के ऊपर +3 चार्ज दिखा हुआ है। तो इसका +3 चार्ज आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि +3 चार्ज इधर आ जाएगा और इसका -2 चार्ज बिना साइन के इधर आ जाएगा। तो ये जो रिप्रेजेंट हुआ ये फॉर्मूला फेरस 3 सल्फेट का हो गया। लेकिन वहीं पे अगर आयरन 2 सल्फेट लिखा होता और इसको हमें लिखना पड़ता तो इसमें हम क्या करते, हम Fe लिखते और हम साथ में सल्फेट लिखते और इसका -2 इसका +2 एक दूसरे को कैंसिल आउट करके उसका फॉर्मूला हमको ये देगा। इसी तरह से अगर कोई कहता है कहीं पे कि क्रोमियम 3 ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखिए, क्रोमियम 3 और ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखिए, तो क्रोमियम 3 ऑक्साइड का मतलब हो जाएगा Cr और O। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 होता है वो यहाँ आ जाएगा, क्रोमियम पे 3 चार्ज है वो यहाँ आ जाएगा। अगर बराबर बराबर चार्ज होते तो आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि एक दूसरे को कैंसिल कर देते और कोई चार्ज एक्सचेंज नहीं होते। तो इसी जानकारी के साथ हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो आज का वीडियो है वो बैलेंसिंग ऑफ, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन को 2 मेथड से हमारे सिलेबस में पढ़ना है। एक मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा मेथड है हाफ रिएक्शन मेथड। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी एसिडिक मीडियम में भी करना है और बेसिक मीडियम में भी करना है। एसिडिक मीडियम का मतलब है कि एक ऐसा रिएक्शन जहां पे जो एसिडिक मीडियम में हो रहा है, यानी वहां पे एसिड, उस पूरे मीडियम में एसिड की अधिकता है। कोई बेसिक मीडियम में हो रहा है इसका मतलब वो पूरा का पूरा रिएक्शन ही बेसिक मीडियम में हो रहा है, यानी पूरा का पूरा जो रिएक्शन का कंटेंट है वहां पे बेस ज़्यादा है। इसी तरह से हाफ रिएक्शन मेथड में भी हमें जो दूसरा टाइप का रिएक्शन है वो हाफ रिएक्शन मेथड है, उसमें भी दोनों टाइप के हमें लेने हैं कि कोई रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा हो तो कैसे बैलेंस करेंगे, कोई रिएक्शन अगर बेसिक मीडियम में हो रहा हो तो कैसे बैलेंस करेंगे। तो इस तरह से हमारे 4 तरह के ये टाइप हुए। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, हाफ रिएक्शन मेथड में एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। कोई भी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा और कहेंगे कि उस रिएक्शन को हाफ रिएक्शन मेथड से करिए या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करिए, तो आपको उसी मेथड से ही करना होगा। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड लेते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम एसिडिक मीडियम का रिएक्शन लेंगे। इस मेथड को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम कोई एग्जाम्पल से इसको करें, किसी एग्जाम्पल से हम इसको करें और इसको समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे है वो लिखा हुआ है। मैं रिएक्शन को, इस एग्जाम्पल को एक बार पढ़े दे रहा हूँ। क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का, ये प्रॉब्लम 8.8 है। आप अपनी वीडियो रोक करके और आप अपनी बुक का प्रॉब्लम 8.8 खोल सकते हैं, वहाँ भी आपको ये रिएक्शन दिखाई देगा। वहाँ पे भी ये लिखा हुआ क्वेश्चन प्रॉब्लम 8.8 दिखाई देगा।
क्वेश्चन कहता है राइट अ नेट आयनिक रिएक्शन या इक्वेशन, राइट अ नेट आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट 6। अब यहां पे अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 लिखा है तो इसका मतलब ये पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है। फॉर्मूला उन्होंने वैसे उसका दे रखा K2Cr2O7 विद सोडियम सल्फाइड, यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है। आगे लिखा हुआ है इन एसिडिक मीडियम, दिस इज वेरी इन एन एसिडिक सॉल्यूशन, यानी ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करना है टू गिव, और वो बनाता है क्रोमियम 3 बनाता है आयन और सल्फेट आयन बनाता है। तो हम क्रोमियम 3 आयन यानी Cr3+ बनाता है और सल्फेट आयन हम जानते हैं SO4 2- बनाता है। इसका मतलब इस पूरे रिएक्शन में हमें पता है कि कौन कौन रिएक्ट कर रहे हैं और क्या क्या बनाएंगे, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। साथ ही हमें ये दिया गया है कि इसको ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है। तो इस रिएक्शन को जब आप लिखोगे तो आप स्टेप 1 स्टेप 2 करके लिखोगे और हेडिंग भी डालोगे। स्टेप 1 में क्या हो रहा है वो लिखोगे। तो आप लिखोगे सबसे पहले जो स्टेप होगा, आप उस स्टेप में लिखोगे राइट स्केलेटन ऑफ द इक्वेशन। स्केलेटन ऑफ द इक्वेशन मैं लिख नहीं रहा हूं, नहीं तो बहुत जगह स्पेस घेरेगा। आप लिखोगे राइट स्केलेटन ऑफ द रिएक्शन। स्केलेटन ऑफ द रिएक्शन क्या कहता है? वो कह रहा है कि K2Cr2O7 Na2SO3 से रिएक्ट करेगा। तो अब आपसे ये उम्मीद है कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बदलती है, जैसे पोटेशियम की नहीं बदलेगी क्योंकि इधर क्रोमियम आयन दे रहा है, जो बना रहा है वो तो पता ही है आपको क्या क्या बना रहा है। बन रहा है क्रोमियम 3 आयन और साथ में क्या बन रहा है साहब? साथ में बन रहा है सल्फेट आयन SO4 2- आयन बन रहा है। तो जब इधर आयन्स बन रहे हैं तो इधर भी आप आयन ही लिखिए। तो आयन किसका लिखोगे? अब रिएक्ट कौन कर रहा है? K2Cr2O7 रिएक्ट कर रहा है, तो इसको आयनिक फॉर्म में लिखिए। किसका चेंज नहीं होता? पोटेशियम का चेंज नहीं होगा, सोडियम का चेंज नहीं होगा। तो पोटेशियम को हटा दीजिए और लिख दीजिए Cr2O7 और ऊपर 2- लिख दीजिए Cr2O7, और वो पोटेशियम गया तो 2- आ गया। इसी तरह से यहां से सोडियम गए तो यहां पे आ गया सल्फाइड SO3 2-। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ये आपका बन रहा है, लेकिन आपको इसको बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में। और ये आपके सामने पहला आपको स्टेप में लिखना है राइट स्केलेटन आयनिक इक्वेशन। तो राइट स्केलेटन आयनिक इक्वेशन हो गई। अब अगला जो स्टेप है स्टेप 2, उसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा दीजिए। तो अगला स्टेप में लिखिएगा राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम एंड सल्फर। 2 ही बचे, ऑक्सीजन की चेंज ही नहीं होती। ऑक्सीजन की यहां भी -2, यहां भी -2 और यहां भी -2 ही रहेगी। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड करने से अच्छा है कि उसी की लिखिए जिसकी चेंज हो रही है। तो पहले साफ साफ Cr2O7 2- प्लस SO3 2- और ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, लिखिए तो अच्छी बात है। और साथ में ये Cr3+ और SO4 2-। अब यहां पे सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए, ऑक्सीजन की छोड़ के, क्योंकि उसकी चेंज ही नहीं हो रही है। इसमें आप कैलकुलेट करिए Cr2O7 में इसकी x मान के 2x प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू -2 करेंगे तो क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी वो आएगी +6। वैसे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां भी क्वेश्चन में भी दे रखी है। सल्फर की जब आप निकालने चलोगे इसमें तो यहां पे आएगी +4। मैं ये ब्लैक पेन से क्रोमियम और सल्फर की लिखी, यहाँ पे ऑलरेडी +3 लिखी हुई है, और यहाँ सल्फर की सल्फेट में निकालने जाओगे तो +6। सल्फेट में निकालने जाओगे सल्फर की x +4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, तो वो -8 उधर जाएगा +8 और 8 में से 2 गया तो +6 आएगी। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो पहला स्टेप होगा राइट द स्केलेटन आयनिक इक्वेशन। दूसरा होगा असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये यहां लिखना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हो स्टेप 2 में, असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। अब स्टेप 3 में क्या करना है? स्टेप 3 में इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करनी है। क्या करना है स्टेप 3 में? अब जरा आप देखिए स्टेप 3 में क्या करने जा रहा हूं। स्टेप 3 में फिर से लिखूंगा और थोड़ा फिर से साफ साफ लिखूंगा Cr2O7 2- और यहां पे SO4 2- और यहां पे क्रोमियम 3+ एक्वस ऑफ कोर्स, और यहां सल्फेट 2-। पिछले ही स्टेप में हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके लिख चुके थे, +6 +4 +3 और +6। ये क्रोमियम की है, सल्फर की, क्रोमियम की है, सल्फर की। यहां पे क्या करना है आपको? यहां इंक्रीज और डिक्रीज देखना है। ये एक क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है,
यहाँ पे +6 है एक क्रोमियम की, और यहाँ पे एक क्रोमियम की +3 है, यानी एक क्रोमियम की जो डिक्रीज हो रही है वो 3 डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पे एक सल्फर की जो इंक्रीज हो रही है वो 2 इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे इंक्रीज जो हो रही है सल्फर की 2, और यहाँ पे इंक्रीज जो डिक्रीज हो रही है 3। तो एक जगह 2 का इंक्रीज हो रहा है, एक जगह 3 का इंक्रीज हो रहा है। इनको इक्वल बनाना है, क्योंकि स्टेप 3 मैंने लिखा था, नोट कर लीजिए, कैलकुलेट इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर एंड मेक देम इक्वल। इक्वल कैसे होंगे? जितना इंक्रीज हो रही है और जितना डिक्रीज हो रही है उसका एलसीएम ले लीजिए। तो एक क्रोमियम पे जब आपने एक क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट x मानी थी, तभी तो किया था 2 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, वहां से x की वैल्यू +6 आई थी। यानी एक क्रोमियम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होकर +3 हो रही है, एक सल्फर की इंक्रीज होकर +2 हो रही है, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। तो 6 बनाना है कि डिक्रीज भी 6 हो और इंक्रीज भी 6 हो। तो एक क्रोमियम की वजह से 3 का डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पे हमने 2 लगा दिया कि 2 क्रोमियम की वजह से, एक क्रोमियम की वजह से 3 का डिक्रीज हो रहा है, तो 2 क्रोमियम की वजह से 6 का डिक्रीज होगा। इसी तरह से एक सल्फर की वजह से 2 का इंक्रीज हो रहा है, तो 3 सल्फर की वजह से 3 मल्टीप्लाई कर दिया, इधर तो 2 था इसलिए 2 का मल्टीप्लाई केवल इसमें किया। एक सल्फर की वजह से 2 का इंक्रीज हो रहा था, तो 3 सल्फर की वजह से 6 का इंक्रीज होगा। तो अब यहां पे जो हो गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, आई एम सॉरी, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाई 6 बाई +6 या 6, और यहां डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर 3 से मल्टीप्लाई करने की, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 6। दोनों की 6 हो गई, ऊपर से भी 6 हो गई। कैसे 6 हुई? एक क्रोमियम की वजह से 3 का हो रहा था, तो 2 ऑलरेडी है, तो 2 की वजह से 6 का होगा, मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे एक सल्फर की वजह से 2 का हो रहा था, मुझे 6 बनाना था, तो इधर भी 3 और इधर भी 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही ये बराबर हो जाएं, तो आपका जो अगला स्टेप है यानी स्टेप 4, वो क्या कहता है? वो कहता है जैसे ही ये बराबर हो जाए वैसे ही आप इनके चार्जेस कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट चार्जेस, इधर कितने चार्जेस है, इधर कितने चार्जेस है, कहीं रफ में कैलकुलेट कर लीजिए। इधर टोटल, इधर वाला LHS में कितने चार्जेस है, रिएक्टेंट साइड के और प्रोडक्ट साइड के। तो रिएक्टेंट साइड के जो चार्ज हैं वो चार्ज है यहाँ पे -2, ये -2 यहाँ पे, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई होकर के -6 हो गया, यानी टोटल -8 चार्ज है। इधर -8 चार्ज है, LHS -8, RHS में 2 3 जा +6, 2 और ये 3 नहीं, ये 3 जो टोटल चार्ज होता है, और यहाँ पे 3 2 जा -6, यानी इधर चार्ज 0 हो गया। इसका मतलब इधर 0 हो गया, इधर -8 है, तो या तो इधर -8 करिए और या तो इधर 0, दोनों तरफ 0 करिए या तो दोनों तरफ -8 करिए। यानी चौथा स्टेप जो होगा हमारा वो होगा, आपको होगा कि बैलेंस चार्जेस विद द हेल्प ऑफ H+ आयन। H+ आयन में क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन जो हो रहा है, जो ये रिएक्शन हो रहा है वो हो रहा है एसिडिक मीडियम में, और एसिडिक मीडियम में हमेशा और हमेशा आप H+ आयन ही जोड़ सकते हैं, आप OH- या कोई नेगेटिव चीज नहीं जोड़ सकते, क्योंकि एसिडिक मीडियम में केवल और केवल H+ आयन का ही यूज किया जा सकता है। तो मैं फिर से बता दूं, पहला स्टेप जो हमारा था वो था स्केलेटन ऑफ इक्वेशन लिखना, दूसरा स्टेप था ऑक्सीडेशन नंबर को मेंशन करना, ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी सबके मेंशन कर दीजिए। तीसरा स्टेप था इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना और उसको इक्वल करना, और चौथा स्टेप है चार्ज को बैलेंस करना विद द हेल्प ऑफ H+ आयन। वाई H+ आयन? क्योंकि एसिडिक मीडियम में है, अगर बेसिक मीडियम होगा तो हम OH- से बैलेंस करेंगे। तो अब हमको बैलेंस करना है, तो मैं H+ आयन जोड़ सकता हूं, तो इधर H+ आयन जोड़ूंगा अगर, तो प्लस पॉजिटिव साइन और बढ़ता जाएगा। इधर अगर मैं H+ आयन जोड़ दूं तो कहानी बराबर हो जाए, 8 इधर -8 चार्ज है और मैं इधर 8 H+ आयन जोड़ दूं तो -8 और +8 हो जाएंगे 0। तो सबसे बेटर चीज क्या है कि आपका इक्वेशन जो हो गया था Cr2O7 2- प्लस 3 सल्फेट 2-, उसमें मैं इधर 8 H+ आयन जोड़ दूं, अभी क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2Cr3+ और साथ में 3 सल्फेट हो जाएगा। लेकिन वहीं पे ध्यान दीजिए कि जैसे ही आप इधर पूरे का चार्ज कितना था, -8, कैसे, -2 और 3 2 जा -6, -8 था, और इधर आप कैलकुलेट आपने किया था तो इधर आपका चार्ज आ रहा था 0। तो आपने 8 +
जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया? ताकि 8 प्लस जोड़ने से 8H प्लस जोड़ने थे से 8 + 8 4 जोड़ करके इधर भी टोटल चार्ज 0, इधर भी टोटल चार्ज 0, तो ये बैलेंस हो गया। लेकिन जैसे ही आप बैलेंस करते हो तो H इधर हाइड्रोजन ज्यादा हो जाते हैं। इसकी चालाकी क्या करनी है कि जितने इधर हाइड्रोजन हो, जितने आपने H प्लस आयन जोड़े हो, उसके ठीक आधे वाटर मॉलिक्यूल इधर जोड़ दीजिए। अब आपका अपने आप ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। आप देख लीजिए, आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, आपका ऑक्सीजन आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, अपने आप बराबर हो जाएगा। तो इस टेक्निक से हम करते हैं इस रिएक्शन को। तो सबसे पहले मैंने क्या रिएक्शन बताया कि स्केलेटन लिखिए, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए, फिर उसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए और उनको इक्वल करिए। फिर चार्जेस को बैलेंस करिए विद द हेल्प ऑफ H प्लस आयन। जैसे ही H प्लस आयन से चार्ज को बैलेंस करेंगे, ठीक उसके आधे क्या वाटर मॉलिक्यूल अपोजिट साइड में जोड़ दीजिए। ऐसा करने से आपको ये रिएक्शन जो होगा वो बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे एक चीज, ये SO3 चलता आ रहा था, हम SO4 लिख के आ रहे हैं, ये SO3 लिख दीजिएगा। ये SO3 है, एक थोड़ा सा वो है, करेक्शन है। मैंने ऊपर SO3 लिखा था, यहाँ SO4 लिख दिया था। तो बाकी चीज़ें इसी तरीके से चलेंगी। तो मुझे लगता है आपको ये रिएक्शन ये समझ में आया होगा। ठीक इसी तरह से, यानी कि इसी तरह से बिल्कुल और बिल्कुल, अगर आपको बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में, फिर क्या करेंगे? तो बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए आपके लिए प्रॉब्लम 8.9 है, आपकी NCERT ही कह रहा है पर मैग्नेट आयन, बता नहीं रहा पर मैग्नेट आयन कौन सा है। वो कह रहा है पर मैग्नेट आयन रिएक्ट्स विद ब्रोमाइड आयन इन अ बेसिक मीडियम, यानी ये रिएक्शन जो है वो बेसिक मीडियम का रिएक्शन हो गया। बेसिक मीडियम में रिएक्ट कर रहा है टू गिव मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड ब्रोमेट आयन। तो आपको कुछ ना कुछ की तो जानकारी होनी चाहिए कि क्लोरेट क्या होता है, ब्रोमेट क्या होता है, पर मैग्नेट आयन क्या होता है, मैग्नेट आयन क्या होता है। तो स्टेप 1 क्या कहता है? स्टेप 1 साहब ये कहता है कि आप स्केलेटन ऑफ रिएक्शन लिखिए। तो सबसे पहले जो परमैग्नेट आयन होता है वो होता है MnO4-, इसको कहते हैं परमैग्नेट आयन। अब क्या कह रहा है? परमैग्नेट आयन रिएक्ट करता है ब्रोमाइड आयन से। तो वो रिएक्ट कर रहा है ब्रोमाइड आयन से, ब्रोमाइड आयन से रिएक्ट कर रहा है टू गिव इन अ बेसिक मीडियम। अच्छी बात है। टू गिव मैग्नीज डाइऑक्साइड, क्या दे रहा है? मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है MnO2, ये आपको पता होना चाहिए, 11th क्लास में पहुंच रहे हैं आप। मैग्नीज डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और ब्रोमेट आयन बनाता है और साथ में ब्रोमेट आयन बनाता है, यानी BrO3- बनाता है। तो सबसे पहला स्टेप आप वर्ड्स में लिखेंगे, राइट द स्केलेटन ऑफ द रिएक्शन विच इज दिस वन। अब आपका आएगा स्टेप 2। क्या स्टेप 2 आएगा? स्टेप 2 आएगा कि ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके लिख लीजिए। आपको विस्तार से किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की जाती है वो बता दिया गया है। तो आप सबकी मैं इसके लिख देता हूं, यानी सेकेंड आपका क्या होगा? सेकेंड आपका होगा कि राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की तो -2 ही होगी, तो वो चेंज नहीं होगी, इसलिए उसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने जा रहा हूँ, मैं कैलकुलेट करके मैंने रखी हुई है, और आप जो है इसको लिखेंगे कि मैग्नीज़ की अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो मैग्नीज़ की +7 आएगी यहाँ पे। यहाँ ब्रोमाइड की आप दिखी रही है -1, यहाँ MnO2 में आप कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्ट, x 2 × -2 = 0, यानी +4 आएगी। और यहाँ BrO3 में कैलकुलेट करोगे तो ब्रोमाइड की +5 आएगी। अब जरा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। अब आपको स्टेप 3 लिखना है, लेकिन उससे पहले इंक्रीज और डिक्रीज देखेंगे। स्टेप 3 क्या होता है? स्टेप 3 होता है, सेकेंड वाला होता है आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करनी होती है। थर्ड होता है इंक्रीज और डिक्रीज देखनी है, और उसी हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो +7 से +5, +7 से +4 हो रहा है, यानी 3 का डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे -1 से +5 हो रहा है, इसका मतलब 6 का इंक्रीज हो रहा है। तो 6 का इंक्रीज हो रहा है, तो और इधर 3 का डिक्रीज हो रहा है, तो 3 और 6 का एलसीएम होता है 6, यानी 6 बनाना है दोनों तरफ। तो ये तो 6 पूरा है ही है, 6 का इंक्रीज हो ही रहा है, इसको 6 का डिक्रीज बनाना है। तो एक मैग्नीज की वजह से 3 का डिक्रीज, तो 2 मैग्नीज कर दें तो 6 का डिक्रीज। तो यानी कि आपका जो अगला स्टेप होगा वो होगा, क्या होगा आप बताएं? अगला स्टेप जो होगा उसमें आप लिखोगे कि कैलकुलेट
इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम एंड मेक इट इक्वल। तो अब आपके पास MnO2 सॉलिड और ये ब्रोमाइड ये था, ये आपने बराबर करने के लिए, क्यों बराबर करने के लिए, आपने खुद ही कहा कि यहाँ पे जो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज बाई 6 हो रहा है, इंक्रीज बाई 6 पर एटम हो रहा है, और यहाँ पे जो हो रहा है डिक्रीज हो रहा है बाई कितना 3। तो बराबर करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दोगे तो 2 एटम अगर मैग्नीज के हो जाएं तो एक एटम की वजह से 3 का डिक्रीज हो रहा था, तो 2 एटम की वजह से 6 का डिक्रीज हो जाएगा और इधर भी 6 का हो जाएगा। लो जी साहब, बराबर हो गया। जब इतना बराबर हो जाए तो स्टेप 4 आपका होता है चार्ज को बैलेंस करना। स्टेप 4 होता है चार्ज को, तो यहाँ हेडिंग लिखोगे नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। क्या? बैलेंस चार्ज। अब बैलेंस चार्ज किसका करना है? यहाँ जो करना है वो चार्ज को बैलेंस करना है, लेकिन चार्ज को बैलेंस किस चीज से करेंगे हम? तो चार्ज को बैलेंस करना है OH माइनस से। ध्यान देंगे OH माइनस से, बेसिक मीडियम है तो OH माइनस से। तो पहले जरा इधर LHS और RHS के चार्ज लिख लेते हैं। यहाँ -1 तो ये हो गया -2, -1, -3 इस तरफ के चार्ज हो गए रिएक्टेंट साइड के। प्रोडक्ट साइड के इस पे कोई चार्ज नहीं, इधर -1 हो गया। इसका मतलब हमको बराबर करने के लिए या तो दोनों तरफ -3 कर दें और या तो दोनों तरफ -1 कर दें, या तो दोनों तरफ -3 कर दें या तो दोनों तरफ -1 कर दें। और बेसिक मीडियम में हो रहा है तो केवल OH माइनस का यूज कर सकते हैं। इसका मतलब 2 OH माइनस अगर इस तरफ जोड़ दें तो चीजें बराबर हो जाएंगी। एक -1 और 2 OH माइनस पे चार्ज हो जाएगा -3, इधर भी -3 इधर भी -3। लेकिन घर की खेती थोड़ी ना है कि OH माइनस जोड़ सकते हो। जैसे उसमें H+ आयन जोड़ करके उसके आधे वाटर मॉलिक्यूल अपोजिट साइड में जोड़ते थे, वैसे ही जितने OH माइनस इधर जोड़ोगे उसके ठीक आधे वाटर मॉलिक्यूल अपोजिट साइड में जोड़ोगे। तो अगला जो स्टेप 4 है वो क्या करेंगे? वो हमारा हो जाएगा 2, यहां तक तो हम पहुंच चुके हैं, MnO4 माइनस और साथ में क्या प्लस Br माइनस एक्वस, जगह छोड़ देते हैं थोड़ी सी क्योंकि कुछ ना कुछ ऐड करना है, 2 MnO2 सॉलिड और प्लस BrO3 माइनस। तो किधर कम पड़ रहे थे? इधर कम पड़ रहे थे प्रोडक्ट साइड में, तो मैंने 2 OH माइनस जोड़ दिए। अगर 2 OH माइनस जोड़ दिए तो उसी के ठीक आधे वाटर मॉलिक्यूल भी इधर जोड़ दिए। ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया। तो ये आपने जाना बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आपको ये बार बार देखना पड़ेगा, 2-3 बार देखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप दूसरा मेथड अभी पढ़ाएंगे तो पहला वाला भूल जाओगे। तो आपको से अपेक्षा है कि इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, और कोई यही क्वेश्चन तो आने वाला नहीं है। तो आपसे यह भी अपेक्षा है कि जब दूसरा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो उसको भी इसी तरह से करिए। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो अब हमारा अगला टॉपिक है, आप खूब अच्छे से जानते हो, वो है हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड में भी एक एसिडिक होगा और एक बेसिक होगा, एसिडिक में होगा और बेसिक में होगा। तो हम उसी क्वेश्चन को करने जा रहे हैं और आपकी स्क्रीन पे है हाफ रिएक्शन मेथड। तो हाफ रिएक्शन मेथड में हम पहले एसिडिक वाला करेंगे फिर बेसिक वाला करेंगे। क्वेश्चन दे रहा है और कैसे करेंगे जरा देखिएगा, ये बिल्कुल इंटायरली अलग तरीका है। हाफ रिएक्शन मेथड का मतलब ये है, यहां पर हम दो रिएक्शंस को, यानी दोनों हाफ रिएक्शंस को, ऑक्सीडेशन वाले को और रिडक्शन वाले को अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग करके बाद में लास्ट में ऐड कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको क्रिटिकल है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कैसे करना है। कह रहा है बैलेंस द इक्वेशन शोइंग द ऑक्सीडेशन ऑफ Fe+2 टू Fe+3, यानी एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें Fe+2 से Fe+3 बन रहा है। आयंस बाई डाइक्रोमेट आयन, यानी डाइक्रोमेट आयन की वजह से इन एसिडिक मीडियम वेयर Cr2O7 2 माइनस आयंस आर रिड्यूस टू Cr+3, यानी Fe+2 Fe+3 बन रहा है और Cr2O7 2 माइनस Cr+3 बन रहा है। लेकिन ये सारा गेम हो रहा है एसिडिक मीडियम में, ये बात ध्यान रहे। तो चलिए इसमें क्या करेंगे, इसका जो तरीका होता है उसमें सबसे पहले आप स्केलेटन लिख दीजिए, रिएक्शन का अनबैलेंस्ड स्केलेटन लिख दीजिए। तो स्टेप 1 में स्केलेटन लिख दीजिए। स्टेप 1 में राइट द स्केलेटन ऑफ रिएक्शन, कॉपी में लिखिएगा स्टेप, तभी समझ में आएगा। तो क्या रिएक्शन हो रहा है, आप खुद ही कह रहे हो कि Fe+2 जो है सर वो कन्वर्ट हो रहा है Fe+3 में। अच्छा जी, कन्वर्ट हो रहा है Fe+2 Fe+3 में। साथ ही साथ Cr2O7 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है Cr+3 में। ठीक है सर, कन्वर्ट हो रहा है, अच्छी बात है। ये स्केलेटन हो गया।
अब आपको स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 में ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन अलग अलग करना है। तो स्टेप 2 की हेडिंग रहेगी सेपरेट द इक्वेशन इनटू हाफ रिएक्शंस। हाफ रिएक्शंस मैंने अपने पहले वीडियो में बताए हुए हैं। सेपरेट द रिएक्शन इनटू हाफ रिएक्शंस। तो यहां पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होगा? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन आप कहोगे Fe+2 कन्वर्ट हो रहा है Fe+3 में। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है +2 से +3, तो ऑक्सीडेशन हाफ स्टेट हो गया। रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्यों हो गया? दूसरा वाला बताता हूं। Cr2O7 जो 2- था, वो रिडक्शन हाफ रिएक्शन कैसे हो गया? क्योंकि यहां पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट थी आपकी +6। देखिए आप निकालिएगा यहां तो क्रोमियम की +6 मिलेगी और यहां पे +3। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा हो तो ये हो जाता है आपका, ये आपका हो जाता है क्या? ये हो जाता है आपका रिडक्शन। तो आपको समझ में आ गया। सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे, फिर रिएक्शन के दोनों ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस अलग अलग कर लेंगे। अब आपका आएगा स्टेप 3। स्टेप 3 में ऑक्सीजन को छोड़ करके, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी सबको बैलेंस कर लीजिए। यानी बैलेंस द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इवन हाइड्रोजन को भी छोड़ दीजिए। बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन हाफ रिएक्शंस। तो उसमें आप कर दीजिए। तो यहां पे तो Fe तो ऑलरेडी क्या है? Fe क्या है? ऑलरेडी बैलेंस्ड है। और यहां पे आप हेडिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बैलेंस, पूरा लिखेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूं। बैलेंस एटम्स लिखिए साथ में, बैलेंस द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो इस रिएक्शन को फिर से लिख लेते हैं। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो इसमें ऑक्सीजन, ये तो बैलेंस्ड, एक Fe इधर भी और एक Fe इधर भी। ठीक है, कोई चार्ज नहीं बैलेंस है वो अलग बात है, लेकिन रिएक्शन तो बैलेंस थी है। यहां पे जो दूसरा वाला था Cr2O7 2- और Cr3+ वाला, तो यहां पे देखिए 2 क्रोमियम है और यहां पे एक ही क्रोमियम है। तो आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। हेडिंग लिखेंगे हर जगह, हर स्टेप में हेडिंग लिखेंगे। तो यहां पे आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा करने से 2 क्रोमियम इधर भी, 2 क्रोमियम इधर भी। लेकिन यह ध्यान रहे कि आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अभी बैलेंस नहीं करना है। अब करना है स्टेप 4 में। स्टेप 4 में क्या करना है? स्टेप 4 में आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यानी कि, लेकिन ये देखना है कि एसिडिक मीडियम में हो रहा है कि बेसिक मीडियम में। तो आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, बैलेंस ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड H+ आयन। मतलब एक तरफ वाटर मॉलिक्यूल तो अपोजिट साइड में H+ आयन रहेंगे। तो जो आपका रिएक्शन है, आप कहोगे इसमें तो सर करने की कुछ जरूरत है नहीं। इसमें यानी कि जो अगला रिएक्शन है, अगर दोनों में करना है तो दोनों में करिए। बैलेंस O विद द हेल्प ऑफ क्या? विद द हेल्प ऑफ H2O एंड H+ आयन। क्यों H+ आयन? क्योंकि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है। बेसिक मीडियम में हो रहा होगा तो कुछ कहानी अलग होगी। ठीक है, एसिडिक मीडियम में हो रहा है तो क्या करेंगे सर? ऊपर वाले को लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे दोनों एक साथ चलने चाहिए। सर इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अच्छी बात है, मत करिए। ये Fe+3 हो गया, मत करिए एक्वस, इसमें कुछ नहीं करने की जरूरत है। नीचे वाले में करने की जरूरत है क्या? कि सर इसमें Cr2O7 2- था और इधर आपका बन गया था Cr3+2 इतना, और यहां पे आपको करने की जरूरत है। तो मैं पूछूंगा आपसे एक्वस लिखना छोटा छोटा, कैसे बैलेंस करें? तो आप कहोगे इधर 7 ऑक्सीजन है तो इधर भी 7 ऑक्सीजन चाहिए। तो 7 ऑक्सीजन के लिए आपको 7 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ना पड़ेगा, 7 H2O एक तरफ जोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक कहानी है, 7 H2O जोड़ते ही 14 H जुड़ गए। तो जितने H जुड़े उतने ही H+ आयन अब की बाद में H+ आयन जोड़ना है, उसके अपोजिट साइड में जोड़ दीजिए। ध्यान दीजिएगा, उतने अपोजिट साइड में जोड़ दीजिए। जब आप यहां पे पहुंच जाएं, अब आपने ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया, ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया, और ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल का यूज किया, उसके जस्ट अपोजिट H+ आयन जोड़ दिया। जब आप यहां पहुंच जाएं तो स्टेप 5 में याद रखिएगा, आपको चार्ज बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस चार्ज यूजिंग E- इलेक्ट्रॉन। बैलेंस चार्ज यूजिंग इलेक्ट्रॉन कुछ के चार्ज की वजह से आपको इसको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे? जो पहला वाला है, जरा ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट स्टेप है। Fe2+ एक्वस
और जो दूसरा वाला है वो है Fe3 प्लस एक्वस, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1 का। तो आपको क्या करना है, आपका इधर भी और इधर बैलेंस हो तो यहाँ पे एक E माइनस हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। यहाँ पे देखते हैं दूसरा वाला क्या था अपना, Cr2O7 2 माइनस और इधर था 14H प्लस और यहां बन रहा था 2Cr3 प्लस और साथ में बन रहा था 7H2O। तो इधर का चार्ज देखते हैं कितना है, इधर चार्ज है 2 माइनस और 14H प्लस यानी 12। क्या कितना है, यार नीचे देख लीजिए, इस तरफ 12H प्लस है, 12 प्लस है, 14 प्लस और 2 माइनस यानी 12 प्लस, और इधर 6 प्लस है, 2 3 जा 6, इसका तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो 2 3 जा 6 प्लस चार्ज है, इधर प्लस 6 चार्ज है, इधर प्लस 12 चार्ज है। बराबर करने के लिए दोनों तरफ प्लस 6 हो जाए तो इलेक्ट्रॉन का यूज करना, तो कम किधर करना है, इधर कम करना है, इधर +12 है, इधर +6 है, तो कितना कम करना है सर, आपको 6 इलेक्ट्रॉन और इधर जोड़ देने चाहिए। मैं पूछूंगा क्यों इतने जोड़ देने चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो आप कहोगे 6 इलेक्ट्रॉन इसलिए जोड़ देने चाहिए क्योंकि इधर आपके चार्जेस बैलेंस नहीं है, तो मुझे 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देने चाहिए। ये मेरा इक्वेशन हो गया 2। जब आप यहां तक पहुंच जाएं, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। जब आप यहां पर पहुंच जाएं तब आपको ये इलेक्ट्रॉन काटने हैं, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ना है लेकिन इलेक्ट्रॉन कट जाएं। ऐसा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन इधर, तो इधर एक ही इलेक्ट्रॉन, तो इक्वेशन 1 में 6 का मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ दीजिए। यानी जो इक्वेशन 1 में अगर मैं इस पूरे को 6 का मल्टीप्लाई कर दूं, यानी इक्वेशन 1 को अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई कर दूं और उसमें इक्वेशन 2 जोड़ दूं, तो देखिए क्या मिलेगा। मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, यानी कि ये मेरा हो जाएगा स्टेप क्या 6, तो मैं लिख रहा हूं मेरा हो जाएगा 6Fe2 प्लस एक्वस, 6Fe3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएगा, यहां हो जाएगा, यहां पे आपने कोई मल्टीप्लाई ही नहीं किया, यहां पे तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, दूसरे वाले इक्वेशन में केवल जोड़ दिया है। Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ये बन रहा है 2Cr3 प्लस और साथ में 7H2O। अब मैं अगर इन दोनों को जोड़ रहा हूं साहब, तो जरा देखिएगा क्या होगा, जोड़ने के साथ ही ये 6 और ये 6 कट जाएंगे। कट गए, बिल्कुल कट गए। जैसे ही ये कट गए तो इन राइट हैंड को राइट हैंड, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड को राइट हैंड से जोड़ दीजिए, तो ऊपर आ गया आपका 6Fe2 प्लस एक्वस प्लस Cr2O7 2 माइनस एक्वस प्लस 14H प्लस, यहां तक ये तीनों जुड़ गए, बना क्या, ये बने 6Fe3 प्लस और प्लस 2Cr3 प्लस और प्लस 7H2O। तो यहां तक आपका ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। इसी बात का ध्यान देना है, इसी तरह से आपको इस रिएक्शन को करना है। अभी आपने एसिडिक मीडियम बनाया, अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो बच रहा है वो है आपको बेसिक मीडियम में एक रिएक्शन बैलेंस करना है। वो भी हम यही करने की कोशिश करेंगे, इसी तरीके से करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके स्टेप 4 तक तो सेम होगा, यानी वो वहां पे भी H+ आयन पहले यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा 4th स्टेप के बाद चीजें बदलेंगी। यानी सबसे पहले स्केलेटन लिखेंगे, फिर दोनों इक्वेशन को अलग अलग तोड़ेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ वाले को, फिर हम उनको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे बैलेंस करेंगे। उसके बाद हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे H2O की मदद से, H+ भी यूज करेंगे, लेकिन आप कहोगे सर H+ क्यों यूज करेंगे, ये तो एसिडिक मीडियम में है, बेसिक मीडियम है। वहां पे हम बताएंगे कि यहां के करने के बाद अब क्या करना है। तो उस रिएक्शन को हम खोलते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो आपके सामने ये रिएक्शन है, एक एक करके इस रिएक्शन के बारे में हम बात करते हैं कि इस रिएक्शन को किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे। तो आपके सामने ये रिएक्शन है, परमैग्नेट 7 आयन, यानी कि परमैग्नेट आयन यही हुआ MnO4 माइनस इन बेसिक सॉल्यूशन, यानी ये क्लियर है कि ये रिएक्शन बेसिक सॉल्यूशन में होगा, ऑक्सीडाइजेस टू आयोडाइड आयन, यानी ये परमैग्नेट आयन ऑक्सीडाइज करता है आयोडाइड आयन को टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूलर आयोडाइड एंड मैग्नीज ऑक्साइड, और ये बनाता है। राइट बैलेंस इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस रिडॉक्स रिएक्शन, यानी परमैग्नेट आयन MnO4 बनाएगा और यहां पर क्या कन्वर्ट होगा, यहां पे
आयोडाइड आयन Io2 में कन्वर्ट होगा। तो कौन रिएक्ट कर रहा है साहब? तो स्टेप 1 में सबसे पहले स्केलेटन लिखिए। स्टेप 1 में ये जो परमैग्नेट आयन है यानी MnO4, ये कन्वर्ट हो रहा है, MnO4 माइनस दिया हुआ है आपको, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? ये कन्वर्ट हो रहा है MnO4 में। अच्छी बात है, MnO4 में कन्वर्ट हो रहा है। मैग्नीज 4 ऑक्साइड लिखी हुई, तो ये फॉर्मूला गलत लिख दिया है। MnO2 4 तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, यहाँ इसका फॉर्मूला जो होगा वो MnO2 होगा। मैग्नीज ऑक्साइड का फॉर्मूला 2 होता है, तो यहाँ पे हो गया MnO2। तो MnO4 माइनस कन्वर्ट हो रहा है MnO2 सॉलिड में, ब्लैक कलर का सॉलिड होता है MnO2। और आपका जो आयोडाइड आयन है, I माइनस आयन है, वो कन्वर्ट हो रहा है साहब, ये जो आयोडाइड आयन है ये कन्वर्ट हो रहा है आयोडीन में, आयोडीन सॉलिड में I2 में कन्वर्ट हो रहा है ना, देखिए लिखा है आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब इसको हमको बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में। अच्छी बात है। सबसे पहला इक्वेशन, राइट द स्केलेटन ऑफ द इक्वेशन। जो दूसरा इक्वेशन है यानी कि जो स्टेप 2 है, उसको क्या करना है? उसमें आपको दोनों अलग अलग लिख देने हैं, ऑक्सीडेशन वाला अलग, रिडक्शन वाला अलग। तो राइट टू हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या होगा? आप यहाँ पे मन करे तो यहीं पे ऑक्सीडेशन नंबर लिख लीजिए, तो पता चल जाएगा कौन सा ऑक्सीडेशन वाला है, कौन सा रिडक्शन वाला है। यहाँ पे चार्ज -1, तो यहाँ पे 0, तो यानी कि यहाँ पे बढ़ रहा है, यानी ये ऑक्सीडेशन वाला है, I माइनस वाला ऑक्सीडेशन वाला है। और यहाँ MnO4 माइनस में खुद ही दिया हुआ है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, मैग्नीज की, मेटल की ही ऑक्सीडेशन स्टेट दी रहती है, पर मैग्नेट में जो मेटल होगा वो कन्वर्ट हो रहा है MnO2 में, तो इसका तो निकल ही जाएगा, इसका X, और इसका 2 × -2 +4, इसका +4 हो गया साहब। अब +7 से +4 हो रहा है, घट रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। तो जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है वो आपका हो रहा है I माइनस कन्वर्ट हो रहा है I2 में। ध्यान दीजिएगा, I माइनस कन्वर्ट हो रहा है I2 में, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो हो रहा है उसमें MnO4 माइनस कन्वर्ट हो रहा है MnO2 सॉलिड में। ये आपका ऑक्सीडेशन वाला, ये रिडक्शन वाला। स्टेप 2 हो गया, तो हेडिंग क्या रहेगी? सेपरेट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस। अब स्टेप 3 होगी। स्टेप 3 क्या होगा? आप ही ने कहा था स्टेप 3 में ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे बैलेंस कर लेने हैं। तो आप कहोगे सर स्टेप 3 में तो वो यहाँ पे, इसमें तो देखिए MnMn है ही है, केवल यहाँ ये बैलेंस नहीं है, यहाँ 2 I है, यहाँ पे 1 I है। तो आपका बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए आप हेडिंग लिखेंगे कि बैलेंस द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो 2I माइनस कन्वर्ट हो गया ये I2 में एक, और इसको बैलेंस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसको बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उधर भी एक मैग्नीज और इधर भी एक ही मैग्नीज। स्टेप 4 में आप क्या करते हो? स्टेप 4 में आप करते हो, ध्यान दीजिएगा, स्टेप 4 में यही काम करना है और इंपॉर्टेंट है ये। स्टेप 4 हम यहाँ लिखते हैं ऊपर। स्टेप 4 में आपको बैलेंस करने हैं चार्जेस, आपको बैलेंस करने हैं ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन मैंने कहा पिछले मेथड जो पिछला एसिडिक मीडियम वाला था उसमें इसमें भी स्टेप 4 तक कॉमन रहेगा, लेकिन ये तो बेसिक मीडियम में चल रहा है, फिर क्यों कॉमन रहेगा बताता हूं। आपको इसको बैलेंस करना है ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और उसके ठीक अपोजिट साइड में उतने ही उसी के अकॉर्डेंस में H+ आयन जोड़ देने हैं। कहने का मतलब यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं है ऑक्सीजन की, तो इसको तो बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। 2I माइनस I2 में कन्वर्ट हो गया। अब MnO4 है ये, MnO4 माइनस एक्वस जो है ये कन्वर्ट होना चाह रहा है, कन्वर्ट हुआ है MnO2 में सॉलिड में। इधर 4 ऑक्सीजन और इधर 2 ऑक्सीजन बैलेंस करना है, इधर 4 ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन। कैसे बैलेंस होगा? तो बैलेंस करने के लिए कौन आने चाहिए? अच्छा, एक चीज, बैलेंस करने के लिए कौन आने चाहिए? आप कहोगे बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल आने चाहिए। तो वाटर मॉलिक्यूल इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर और 2 ऑक्सीजन चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन लाने के लिए आपने 2 वाटर मॉलिक्यूल ला दिए। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही 2 वाटर मॉलिक्यूल लाए वैसे ही उसके आप जितने H+ आयन होते हैं, 4 हो गए ना, उतने ही H+ आयन आप इधर जोड़ देते हो। तो आपने 4 H+ आयन इधर जोड़ दिए। ध्यान दीजिएगा, 4 H+ आयन तो जोड़ दिए, लेकिन
अब जितने H पहले इतने वाटर मॉलिक्यूल जोड़े जितने ऑक्सीजन की जरूरत थी, फिर उसके अकॉर्डिंग्स में H प्लस आयन जोड़े जितने इधर थे। अब जब जितने H प्लस आयन जोड़े उसी वक्त उतने ही OH आयन भी इधर भी और उधर भी जोड़ दीजिए, क्योंकि ये रिएक्शन बेसिक चल रहा है। OH माइनस का बोलबाला रहेगा। जरा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले बैलेंस करने के लिए H2O जोड़ा ऑक्सीजन को, जितने H2O जोड़े उसी के अकॉर्डिंग्स में 4 H प्लस आयन है तो 4 H प्लस आयन इधर जोड़ दिए, जितने H प्लस आयन दो जोड़िए उतने ही दोनों तरफ OH माइनस आयन जोड़ दिए। ऐसा करने से ये जो रिएक्शन है, ये वाला तो हो गया फाइनल, ये वाला जो रिएक्शन है ये कुछ ऐसा हो गया, जरा देखिए MnO4 माइनस, और साथ में हम मन में देख लीजिए ये 4 H प्लस आयन और 4 OH माइनस 4 वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो कोई रिएक्शन ऐसा नहीं होता जिसमें रिएक्टेंट में भी वही हो, प्रोडक्ट में भी वही हो। तो यहां इसकी जगह 4 वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं और यहां भी वाटर मॉलिक्यूल है, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल में से कम, ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस हो जाएगा, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल में से 2 वाटर मॉलिक्यूल माइनस होगा, तो यहां 2 वाटर मॉलिक्यूल बचेगा। समझ में आई बात? ये जब आपने H प्लस आयन जोड़े तो उतने ही OH माइनस आयन दोनों तरफ जोड़ दिए, जरा ध्यान दीजिएगा। लेकिन उसके अगले स्टेप में क्या करना है, उसी स्टेप में इसको जरा सिंप्लीफाई करके लिखना है कि ये 4 वाटर मॉलिक्यूल है, H प्लस आयन और OH माइनस 1 वाटर मॉलिक्यूल देते हैं, तो 4 H प्लस आयन और 4 OH माइनस आयन 4 वाटर मॉलिक्यूल देंगे। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल इधर भी, वाटर मॉलिक्यूल इधर भी, कैसे जस्टिफाइड है? तो ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस करके 2 वाटर मॉलिक्यूल लिख दिया, और बचा हुआ जो कुछ भी है वो भी लिख दिया MnO2 सॉलिड, और साथ में आपका जो कुछ भी बचा है 4 OH माइनस। अब आपके पास क्या है स्टेप 5 में? आप कहते हो स्टेप 5 में हम बैलेंस करते हैं चार्ज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बैलेंस करते हैं चार्ज को, तो पहले वाले में 2I माइनस एक्वस और यहां पे I2 बन गया। अब आप ही कह रहे हो यहां I माइनस है 2, यहां 0 है, बैलेंस करने के लिए यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। क्लियर है? 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। दूसरे वाले इक्वेशन को लिखते हैं MnO4 माइनस एक्वस और ये 2H2O लिक्विड। अच्छी बात है। आपका आगे आया MnO2, कोई चार्ज नहीं है MnO2 पे, और यहां पे आ गया 4OH माइनस। ऐसा करने से यहां पे एक -1 चार्ज है और यहां पे 4 माइनस है, यानी इधर 3 का 3 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऐड करेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने से क्या हुआ, इधर भी -4 और इधर भी -4 हो गया। लेकिन आपने कहा कि अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है और इस तरह से ऐड करना है। ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे इस ब्लैक वाले में, इस तरह से रिएक्शन करना है कि इलेक्ट्रॉन कट जाए, या इस तरफ 3 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा करने से ये 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो बचेगा क्या, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6I माइनस। ठीक है, इधर का राइट वाला हो गया, लेफ्ट वाला हो गया, अब इधर का लेफ्ट वाला, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला हो जाएगा 2 MnO4 माइनस प्लस 2 2 जा 4H2O लिक्विड। ये तो इलेक्ट्रॉन कट गया ना, 2 3 जा 6, और ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब लेफ्ट वाले राइट वाले लिखते हैं। राइट में 3 मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 3I2, गलती मत करिएगा, बिना मल्टीप्लाई किए मत लिखिएगा, प्लस 2 इधर वाला ऊपर वाली की कहानी खत्म, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गया, प्लस 2 MnO2 और प्लस 2 4 जा 8 OH माइनस। आप बैलेंस कर लीजिए, आपका रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। तो ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के बाद जो आपने दूसरा मेथड पढ़ा था, हाफ रिएक्शन मेथड, और ये बेसिक मीडियम कंप्लीट हुआ है हाफ रिएक्शन मेथड का। तो इस तरह से हमारी ये सारी बैलेंसिंग खत्म होती है। मैं अपेक्षा करूंगा कि आप और भी क्वेश्चंस करेंगे, और इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।